नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम एक नया बैच है वो लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस के लिए। एचसीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में मिलेगी। और 13 मार्च से जो हमारा नया बैच आ रहा है ऑनलाइन बैच, उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन पूरी जानकारी एचसीएस के बारे में इस प्रेजेंटेशन में देने वाला हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है एचसीएस की, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक एडिड एडवांटेज हो जाता है पहले तैयारी करने का या ज़्यादा ऑलरेडी वो उस पर्टिकुलर जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होने का। तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे या अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए एक बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी इमीडिएटली है वो तैयारी स्टार्ट करें, जिससे कि जब वो नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता हो सकता है 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 5 महीने में आए, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उस टाइम में रिवीजन का टाइम, प्रैक्टिस का टाइम, टेस्ट सीरीज का टाइम होता है। तो मोर कॉन्फिडेंट अगर आप महसूस करेंगे, अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हायर चांसेस ऑफ रिवीजन, ज़्यादा समय मिलेगा आपको रिवीजन करने का। आप अपने टाइम को ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं बेटर ढंग से। अगर आप वर्किंग है, हाउस वाइफ हैं, तो ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक लंबा समय होने के साथ में लगभग देखो जीएस को तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ऐसे ही सीसेट को तैयार करने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। तो 5-6 महीना एक लग जाता है अच्छी तरीके से आप सिलेबस को कवर करने में। तो 5-6 महीने आपको उस टाइम में नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। अभी आपको मोर टाइम मिलेगा सिलेबस को कवर करने में और प्रैक्टिस करने में, क्योंकि एक अर्लियर स्टार्ट का एक एडवांटेज आपको हमेशा मिलने वाला है। तो पहले मैं जानकारी आपको दूं कि ये एचसीएस का एग्ज़ाम होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होती है, किस तरह की चीज़ें आती है, कौन कौन सी किताबें रेफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको मैं इस प्रेजेंटेशन में दूंगा। पूरी प्रेजेंटेशन आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो एचसीएस का एग्ज़ाम है, हरियाणा का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। ये सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है, जैसे कि एसडीएम है, वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और 1/3 जो सिविल जो स्टेट सर्विसेज के कैंडिडेट होते हैं वो आगे जाकर आईएएस में आईएएस बन जाते हैं। तो एचसीएस का एग्ज़ाम एसडीएम या जो तहसीलदार, इस तरह की बड़ी पोस्ट के लिए, डीएसपी वगैरह की पोस्ट के लिए ये किया जाता है कंडक्ट। ठीक है। इस एग्ज़ाम को कौन तैयार कर सकता है, कौन इसकी तैयारी कर सकता है? इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है कि आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए या टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जो ग्रेजुएट है जिसकी उम्र 21 से लेकर 42 साल जनरल कैटेगरी में और 5 साल की रिलैक्सेशन एससी में, 3 साल की जो ओबीसी कैटेगरी मिलती है, या जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार अलग से रिलैक्सेशन एज में मिलती है, तो उसको उस हिसाब से आप ट्रीट करें। तो ग्रेजुएशन जिसमें मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं, आपसे 33% हो, 35% हो या 85% हो, सारे बराबर होते हैं, वो सारे लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट आपको मैंने बताई 21 से 42 साल होती है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें। और ग्रेजुएशन क्या है कि आपकी एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, एमबीए हो, पीएचडी हो, ग्रेजुएट आपकी सारी चीज़ें काउंट होगी। ठीक है, चाहे वो आपकी कोर्सपोंडेंस की हो या फिर आपका पूरा बीए हो, कुछ भी हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है। कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि आप कितनी बार दे सकते हैं। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम है, उसकी कंडीशन होती है कि आप 6 बार दे सकते हैं, 9 बार दे सकते हैं, इस तरह से होता है कंडीशन। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर जब तक कि आपकी उम्र 42 साल रहती है तब तक आप ये एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अगर किसी की 30 साल एज है या 28 साल एज है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम है वो कब और कहाँ पे होता है? ये एग्ज़ाम हरियाणा में ही एग्ज़ाम होना, हरियाणा की जो डिफरेंट सिटी होती है, जैसे पंचकुला है, चंडीगढ़ है, इस तरह की जगह पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम कब होता है? देखो, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, एचसीएस का एग्ज़ाम, वो कई बार 2 साल के बाद होता है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। लेकिन अगर हम अभी देखें हाल फिलहाल में, जो जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं, जैसे कि बिहार है, यूपी है, एमपीपीसीएस है, वेस्ट बंगाल का है, झारखंड का, वो हर साल कंडक्ट करने लग गए हैं। इससे क्या होता है कि जो बेरोजगारी का प्रेशर होता है सरकार के ऊपर, वो रिलीज होता है, क्योंकि स्टूडेंट बिजी हो जाते हैं उस एग्जाम में।
तो ये उम्मीद की जाती है कि हरियाणा में भी लगभग हर साल या 1 साल छोड़कर एग्ज़ाम ये होने वाला है। तो 2020 में संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि एग्ज़ाम हो। डिफरेंट सोर्सेज से हमें पता भी चला है कि ये एग्ज़ाम अभी कभी भी निकल सकती है इसकी नोटिफिकेशन। तो आप इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए। तैयारी आपकी ज़रूर होनी चाहिए, नोटिफिकेशन से कभी भी आए, ये एक मोटे तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। जब हर साल एग्ज़ाम निकलता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, क्योंकि अगर 3 से 4 साल के बाद निकलता है तो वो सारी वैकेंसी ऐड हो जाती है। लेकिन अगर हर साल निकलेगा तो ऑब्वियसली वैकेंसी 40, 50, 30, 20 इस रूप में होती है। लेकिन फिर भी क्या, आपको मोमेंटम लगा रहता है, मोमेंटम बना रहता है। ठीक है। एग्जाम की स्टेजेस है, एग्जाम वो क्या क्या होती है, किस तरह से एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स है उसका काम स्क्रीनिंग है। लगभग 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं एचसीएस के एग्जाम में या होंगे। उसमें से जितनी वैकेंसी होती है, मान लो वैकेंसी आती है 100 या 50 वैकेंसी लगा लीजिए, उस 50 का 15 गुना है कैंडिडेट है वो मेंस में पहुंचते हैं। तो लगभग 750, कहने का मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में फिल्ट्रेशन हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उन्होंने तैयारी नहीं की होती, या गंभीर नहीं होती, या उनको पता भी नहीं होता, कईयों को ये भी पता नहीं होता कि मेंस भी आगे एग्जाम होता है। वो प्रीलिम्स की तैयारी वगैरह कर लेते हैं, वो वहीं तक सीमित रहते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर हो, जॉब के प्रति सिंसियर हो, अगर आप टाइम ढंग से निकालना चाहते हो, ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो पूरा एग्ज़ाम के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम एक्चुअल में होता क्या है और आपको कितने कैंडिडेट में आने की आवश्यकता है मेंस में। तो देखिए, जितनी वैकेंसी आती है, मान लो 100 वैकेंसी आती है तो 1500 कैंडिडेट है वो मेंस में आएंगे। अगर 200 वैकेंसी आती है तो 15 गुना आप देख लीजिए, 3000 इसमें मेंस में आएंगे। स्क्रीनिंग, ये प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। मेंस क्या होता है कि लिखने वाला होता है। लिखने का मतलब 3 घंटे का जो समय मिलता है, हर पेपर 3 घंटे का होता है। पूरा आगे डिटेल में बताऊंगा कितने पेपर होते हैं, किस किस के पेपर होते हैं। तो हर पेपर 3 घंटे का होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है और उसके बाद क्या, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ज़्यादा नंबर का नहीं होता, 75 मार्क्स का होता है। मेन्स होता है वो यहाँ पे इसकी भूमिका ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे कितने नंबर का होता है ये। तो ये प्रीलिम्स और ये मेंस और इंटरव्यू को दोनों को मिलाकर ही आखिर में फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स है वो क्या है। प्रीलिम्स पहली स्टेज है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडी का और एक होता है सीसेट का पेपर होता है। ये दोनों ही पेपर है वो कंपलसरी है और दोनों ही पेपर्स की मेरिट काउंट होती है। जैसे कि यूपीएससी की बात करें, वहाँ पे सीसेट है, क्वालिफाइंग है। यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है, पूरे नंबर काउंट होंगे। तो ये अगर 200 नंबर, ये 100 नंबर का पेपर है और ये 100 नंबर का पेपर है, तो यहाँ 200 नंबर में से आपने टोटल स्कोर कितना किया है, 130, 140 के आसपास आमतौर पे मेरिट कट ऑफ जाती है। तो उस रेंज में आपका स्कोर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। इसको तैयारी करने में हो सकता है आपको 3, 4, 5 महीने का समय लगे। अगर ढंग से तैयारी आप करना चाहते हैं, इसको भी लगभग 3 महीने का समय लग सकता है इसको तैयारी करने में। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये 5-6 महीना है, अगर आप लगाते हैं इस पर अच्छी तरीके से, तो न सिर्फ आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, जो कि आप अगर और कोई जॉब भी करना चाहते हैं वहाँ पे आपके काम आएगा, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपका काम आएगा। अपनी लाइफ में भी अगर नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात होती है। आप दूसरों से बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन उसका आता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं हम लोग, तो जनरल स्टडी की जहाँ तक सवाल है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, मतलब दुनिया में, इंडिया में क्या चल रहा है, क्या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, हेरिटेज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और मिसलेनियस जीके जैसे कि अवार्ड्स वगैरह होते हैं या जो घटनाएं और घट जाती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है, फिल्मों से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, हरियाणा जीके से रिलेटेड है। ये सारी जानकारी आती है। जैसे कि हरियाणा का अभी बजट आया है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में, हरियाणा का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो प्रीलिम्स में भी काम आती है बहुत सारी चीज़ें इनमें से, और मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो आती आपको करनी है, और मेंस में भी काम आती है, क्योंकि एक एक नंबर की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। अब जहाँ तक सी सेट का सवाल है, इसमें मैथ आता है। मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब होता है अर्थमेटिक। एडवांस मैथमेटिक्स से नहीं आता है। एडवांस का मतलब क्या हुआ? एडवांस का मतलब होता है जैसे कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में इसको अलग अलग कैटेगरी दे दी जाती है। ये एडवांस मैथ का जो नाम आया है वो एक्चुअल में एसएससी से आया हुआ है। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन 4 टॉपिक को एडवांस मैथमेटिक्स बोला जाता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक है, जैसे कि पैरामीटर कोई निकालना, इस तरह से। वो जो आपने छठी 7वीं क्लास में पढ़े हैं, आजकल 5वीं क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बस उसी लेवल की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको आप काटा लगा सकते हैं।
ठीक है। अर्थमेटिक है, उस पे आपका मेन फोकस होता है। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं अलग अलग मुद्दों पे गाइडेंस से रिलेटेड। उसमें एक वीडियो मैंने सीसेट पे बनाया है कि क्या क्या आता है, और फिर मैंने मैथ के ऊपर बनाया कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। टोटल जैसे पिछली बार 100 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आए थे, तो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और किस लेवल के आए थे, वो सारी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे सिर्फ और मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या है ये वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग। एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में इंक्लूड कर लिया जाता है, तो इसको भी चाहे तो आप काट सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि आमतौर पे कौन सी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से कि उनका ये इस एग्ज़ाम के प्रति है वो दूरी बढ़ जाती है एग्ज़ाम के लिए। तो एक तो क्या है कि वो समय पर स्टार्ट नहीं करते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, समय पे स्टार्ट नहीं करते हैं, और जब एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं उसके बाद 1.5-2 महीने का जो समय होता है उसमें इतनी चीज़ों को, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, इतनी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या अगर आपने कर भी ली तो वो रिवीजन नहीं हो पाता या प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो जो सीसेट जैसे सब्जेक्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो जो स्पीड वाला मुद्दा तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कभी, और एक्चुअल में वही मेन है वहाँ पे, तो एग्ज़ाम में बाहर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। दूसरा क्या है कि जो फोकस है ना, आमतौर पे वो आसान चीज़ों पे कर बैठते हैं बच्चे, और हो सकता है वही वो चीज़ है वो दूसरे बच्चे 1-2 दिन या 1 हफ्ते तैयारी करे वो कर ले। तो कहने का मतलब है जैसे हरियाणा जीके पे टूट कर पढ़ते हैं, सारा दिन हरियाणा जीके पढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है बच्चों को कि हरियाणा, कई बच्चे स्पेशली जो हिंदी मीडियम के हैं वो सोचते हैं कि हरियाणा एचसीएस का मतलब हरियाणा जीके कर ली तो उसका हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके तो 5 से लेकर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं 200 क्वेश्चन में से। तो जो 5 से 10 क्वेश्चन, उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो सभी को आते मिलेंगे। तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का स्कोर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कीमती समय ऐसे सब्जेक्ट को नहीं दे सकते जो बहुत ज़्यादा आसान हो, लगभग सभी बच्चे जानते हो वो। ठीक है। नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज रियल कॉम्पिटिटर। आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं कि आपस में ही सोचते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटर, ये नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो असली कॉम्पिटिटर हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस का भी लिखा है उन्होंने, इंटरव्यू में भी पहुंचे हैं, वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत गंभीर है, अच्छे अच्छे आईआईटी से हैं, डॉक्टर्स हैं। तो वो जो मेन कॉम्पिटिटर हैं उनकी तरफ ध्यान न होने के बजाय जो आमतौर पे जो नॉर्मल सी तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इस तरह जितना इतना नॉलेज इसको है उतना ही मुझे होता होगा, लेकिन एक्चुअली में रियल कॉम्पिटिटर के साथ में आपको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। नोट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, ये मेंस में दिक्कत आ जाती है कि नॉलेज लेने के चक्कर में नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। नॉलेज नहीं, ये नॉलेज तो एक पार्ट होता है किसी जॉब के लिए, तैयारी करने के लिए। बाकी जो स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है, डिस्क्राइब करने की स्किल्स होती है, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स होती है, तो वो स्किल्स के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन, आमतौर पर क्या है कि बच्चे प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, लेकिन ये जो तैयारी है ना, आमतौर पर देखो अगर आपके पास टाइम है तो मेंस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है। नोट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सी सेट को इग्नोर कर देना सबसे बड़ी भूल होती है, स्पेशली उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 100 नंबर का अगर एग्जाम है तो वहाँ पे 85-90 स्कोर बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है, और वो गेम चेंजर है। इतना स्कोर है जीएस में करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको इग्नोर कर देना ये सबसे बड़ी भूल होती है। नोट, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, जीएस प्रिपरेशन में टाइम लगता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वो प्रैक्टिस का गेम है सारा। आपको मैथ सीखना है, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ठीक मैथ है वो बहुत फास्ट सीख जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है उसको। नॉट एबल टू मेक एनी डेली शेड्यूल, अगर आप डेली शेड्यूल नहीं बनाते हैं कि मुझे आज 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाती है। क्योंकि अगर आपने 15 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, उसके बाद 15 दिन आपने गैप दे दिया, फिर आपने 15 दिन पढ़ाई की, फिर गैप दे दिया, या आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंच गए थे पिछली बार, अब आपने वो पढ़ाई छोड़ दी है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो गैप है, डिसकंटिन्यूएशन होती है ना, वो आपको बहुत परेशान कर सकती है। एक इंसान की एक लिमिट होती है, मेमोरी होती है, वो क्या होता है, भूल जाता है कोई भी इंसान। 1 महीने 2 महीने 15 दिन का गैप देने से भूल जाता है। तो ये लगातार तैयारी करनी होती है, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये साइंस लगातार तैयारी करनी ही है। तो इसमें कोई गैप नहीं दे, भले ही आपका सिलेक्शन पीछे हुआ हो, न हुआ हो, कितनी दूरी रह गई हो, अगर आप लगातार तैयारी करते जाते हैं तो आप एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहिए।
डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोर्ट केसेस, इसमें भी कई बच्चे चंगुल में आ जाते हैं। स्पेशली जो बच्चे मान लो जैसे कोई किसी को सी सेट पसंद नहीं है, या किसी को कोई हिंदी पसंद नहीं है, या इंग्लिश पसंद नहीं है, तो वो क्या है कि इजी टारगेट सोचते हैं कि अगर ये कोर्ट है इसके खिलाफ फैसला दे दे, तो कहने का मतलब है कि वो ट्रैप में आते हैं, वो साइकोलॉजिकली वीक होते हैं स्टूडेंट। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको ये कोर्ट केस है, सोशल मीडिया, और जो आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करें। जो एग्जाम का सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, उसी के ऊपर फॉलो करने की कोशिश करें। टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कई बच्चे देखने में आया स्पेशली कि वो हिंदी पे इतना फोकस करते हैं, इंग्लिश में अगर कोई यहाँ पे ये वर्ड लिखे हुए हैं उनको नफरत सी हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या है कि इतने बड़ी जॉब के लिए अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, या एलिमेंट्री ज़रूर आनी चाहिए। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ज़्यादातर इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आपको वहाँ पर मिलेंगे जो फाइनल स्टेज तक पहुँचते हैं, उनके साथ कम्पीट करना है। तो जो बच्चे हिंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि अभी समय है, वो पहले तो इंग्लिश इंप्रूव कर ले, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। अब आ जाता है कि जो जनरल प्रीलिम्स की बात हो रही है, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स के आता है, 100 मार्क्स का आएगा, और सी सेट 100 मार्क्स का आएगा। टोटल 200 नंबर का ये हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, मतलब ये और 2 घंटे का ये होगा सेम डे, एक सुबह होगा एक दोपहर के बाद में होगा, ठीक है। और 0.25 मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए और एक क्वेश्चन अगर आपने ठीक किया तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। फिर मेंस का जहाँ तक सवाल है, नया पैटर्न है जो मेंस का, उसमें ये जो ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, आपको अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो आपको अक्सर 2 पेपर मिल सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी आपको। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब एक ऑप्शनल पेपर हो गया है। हिंदी है वो कंपलसरी है, तो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। 100 नंबर की आती है और ये मेरिट में काउंट होती है पूरे ऊपर। यूपीएससी में क्वालिफाइंग होती है, लेकिन एचसीएस में ये मेन्स में पूरा नंबर में काउंट होती है। इंग्लिश है वो 100 नंबर की होती है, ये भी आपके नंबर में काउंट होंगी, तो इसको क्वालिफाइंग न माने। क्वालिफाइंग अगर नहीं हुआ तो आपसे भले ही बाकियों में कितना स्कोर कीजिए आप एग्जाम से बाहर है। और कई बच्चे इस तरह से हो जाते हैं कि पूरा सारी साल तैयारी करते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाली जो चीज़ें हैं मिनिमम स्कोर न करने की वजह से वो एग्जाम से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने काफ़ी देखा है, स्पेशली इंग्लिश वाले केस में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों केस में जनरल स्टडी है वो 200 नंबर का होता है, पहले 100 नंबर का होता था, तो अब 200 नंबर का है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है 200 नंबर का। तो 200 और 200 400, तो ये वार जो 200 नंबर ये कंपलसरी वाले हुए। तो कंपलसरी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग भी साथ में है, मेरिट काउंट होने के साथ में। तो 600 नंबर में से आपको जो स्कोर करना है वो लगभग 400 से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आप एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, कई ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो जैसा आप सोचेंगे उसी तरह का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट किया हो। अगर आप साइंस, ज़्यादातर इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर तैयारी करते हैं और उसमें क्वालिफाई करा देते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट भी लिए जा सकते हैं, भले ही आपका कोई बैकग्राउंड न हो, कम समय में तैयारी की जा सकती है। प्रीलिम्स का जो जीएस होता है उसके साथ इंटीग्रेट करता है, मेंस का जीएस होता है उसके साथ इंटीग्रेट करता है। तो इसलिए बच्चे इसको फेवरेट समझते हैं, क्योंकि स्टडी कंटेंट भी इजीली मिल जाता है, प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज कोचिंग सेंटर से आसानी के साथ मिल सकती है, गाइडेंस आसानी के साथ मिल सकती है, किताबें आसानी के साथ मिल जाती है। तो इससे आपको तैयारी करने में ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट कोई भी लिया जा सकता है। फिर आ जाता है किताबें। अगर जहाँ तक किताबों की रिकमेंडेशन करूँ मैं, तो कुछ एक स्टैंडर्ड किताबें होती है जो अक्सर बच्चे तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो अक्सर ये किताबें आमतौर पर पढ़ते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें मंगवा लें। दूसरा तरीका है कि आप, हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, बड़ा यूनिक है, पूरे इंडिया में इस तरह का कोर्स नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही यूनिक कोर्स है। इसको हमने टॉपिक वाइज वीडियो से कवरेज किया है, उसके बाद पीडीएफ बनाया है, और किसी तरह का कंटेंट इससे एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ में हर चैप्टर के साथ में टेस्ट अटैच कर दिया है। तो किताबों में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। किताबों का प्लस आप बोल सकते हैं, वो चीज़ें हमने कर दी है। किताबों का कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आप हर किताब खरीद लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो कोचिंग आपको थोड़ी कंपेरेटिवली सस्ती पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको किताबें ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड किताबें अक्सर स्टूडेंट को पढ़ लेनी चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया। तो एक तो क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी का जहाँ तक सवाल है, चौथी क्लास से लेकर, या देखो चौथी क्लास में जनरल चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने देखा है आजकल, जब हम गुड़गांव में भी देखते हैं, बाकी जगह पे भी देखते हैं कि
चौथी पाँचवीं क्लास के जो सिलेबस होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे, आप देखिए जाकर चौथी पाँचवीं क्लास का सिलेबस, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, चौथी क्लास या पाँचवीं छठी क्लास से आप लगा सकते हैं, लेकिन 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जरूर पड़े। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, ये फेमस किताब, वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन की, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कि अक्सर पढ़ी जाती है, या इसका अल्टरनेटिव मैंने बताया कि हमारा जो कोर्स भी है। फिर आ जाता है हिस्ट्री का, जहाँ तक सवाल है तो RS शर्मा, मिडेवल इंडिया, सतीश चंद्रा, मॉडर्न, ये बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये किताबें, स्पेक्ट्रम जैसी किताबें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, NIOS गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर आप ये देख सकते हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी जाती हैं। जो पॉलिटी का सवाल है, लक्ष्मीकांत है, छठी से लेकर 12वीं तक की, NCERT भी पढ़ी जा सकती है, DD बसु भी पढ़ी जा सकती है, PRS जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, लोकसभा राज्यसभा जो बिल वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड होती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का 9वीं से 12वीं तक, 9वीं 10वीं में ज़्यादा होता नहीं है इकोनॉमिक्स में, तो 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स है, स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो के क्वेश्चन अक्सर नहीं आ रहे हैं। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, या इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी जनरल है। जहाँ तक सवाल है जनरल साइंस का, NCERT 10वीं 11वीं 10वीं तक की चीज़ें NCERT की आनी चाहिए आपको साइंस की, और 11वीं 12वीं में कुछ एक सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कोई जंग से रिलेटेड हो गया, रस्ट से रिलेटेड हो गया, कुछ इस तरह के टॉपिक है जो अप्लाइड साइंस से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ सकते हैं। MCQ है जो, ये मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया उसका कोई मतलब नहीं है। MCQ फॉर्मेट में आपकी तैयारी ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल MCQ है वो अदा करते हैं। तो जो रेलवे में आते हैं, SSC में आते हैं, या कोई और एग्ज़ाम में आते हैं, आमतौर पर रेलवे और SSC ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और उनके अच्छा खासा लेवल होता है, इतना आसान भी नहीं होता, काफ़ी अच्छा लेवल होता है, जितना UPSC में आता है उतना ही लेवल उनका होता है। तो वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे। अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कि हम सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड कर देते हैं। फिर CSET है, CSET अर्थमेटिक है, जहाँ तक CSET का सवाल है, अर्थमेटिक की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, वरना और कोई भी किताब पढ़ सकते हैं अर्थमेटिक की, अंकगणित जिसको बोलते हैं। एडवांस मैथ की देखो, जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बेसिक चीज़ें जानकारी जरूरी है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, या 7वीं 8वीं तक की NCERT देख सकते हैं। रीजनिंग एनी बुक है वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल की, या और आप देख सकते हैं कौन सी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रीजनिंग की कोई भी किताब लीजिए आप, वो एक पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है, आप जो UPSC के पीछे आए हैं वो भी पढ़ दें, वो काफ़ी है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज करें, तो प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज ये सबसे ज़रूरी होता है CSET में। आप भले ही से ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपको ट्रिक वगैरह और शॉर्टकट वगैरह आते हैं, तो वो फिर आप इग्नोर कर सकते हैं किताबें वगैरह, और सीधा टेस्ट सीरीज पे भी आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि CSET में कम समय लगेगा आपको तैयारी करने में, अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो, या तैयारी आपने किसी और चीज़ की है तो। लेकिन ये रोल बहुत प्ले करता है, गेम चेंजर ज़रूर है इसमें। कट ऑफ इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। मैथ अगर आता है तो इसका मतलब पूरा स्कोर आएगा आपको। रीजनिंग अगर आपको आती है तो पूरा स्कोर कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जहाँ तक सवाल है कि अगर आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई किताब है, कोई टेस्ट सीरीज है, अलग से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कोर्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, और इससे क्या होगा, आपका इधर उधर टाइम बच जाएगा, किताबें ढूंढने में टाइम मिल जाएगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, यू कैन ज्वाइन अ फ्रंटियर IAS ऑनलाइन कोचिंग कोर्स, देयर इज नो नीड टू परचेज एनी बुक, और कंप्लीट कवरेज होगा, सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वीडियो हर टॉपिक का आपको मिलेगा, डे वाइज प्लान मिलेगा, जिससे कि आप हर रोज़ उस प्लान के अनुसार चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, वरना 5-6 महीने का खुद से प्लान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। PDF ई बुक आपको हर टॉपिक की मिलेगी, फिर हर टॉपिक का आपको MCQ मिलेगा, PDF सॉल्यूशन फॉर्मेट में मिलेगा, और उसका वीडियो भी मिलता है। कंप्लीट कवरेज होगी, GS है, CSET है, टेस्ट सीरीज और मेंस की कंप्लीट कवरेज होगी, हिंदी है, इंग्लिश है, GS है मेंस का, और जो मेंस की जो राइटिंग वाली चीज़ें हैं वो कंप्लीट कवरेज होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 4 करवाते हैं, हम आने वाले टाइम में और भी जोड़ेंगे इसमें, जो 4 करवाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आने वाले टाइम में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, इस तरह के कुछ एक सब्जेक्ट हम ऐड करने की सोच रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हुआ। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है, इसकी जो फीस है वो है 25,000 रुपये, लेकिन अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 12 मार्च तक ये होली पे डिस्काउंट है, 12,500 रुपये इसकी फ़ीस होगी। तो इसमें कि सब कुछ प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है,
आपको कोई और चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, इस तरह से कंटेंट आपको पूरा डे वाइज प्लान में मिलेगा। जैसे कि मान लो ये तारीख होगी, फॉर एग्जांपल आपको 12 तारीख से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12 तारीख को जो चीज़ें मिलेंगी वो इस तरह से इंडियन पॉलिटी में आपको ये पढ़ना है। आप जैसे ही इस वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाएगा, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ खुल जाएगा आपके सामने। डेली टेस्ट है, आप टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशन है, वीडियो है, फिर इसका सॉल्यूशन का, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे करके ज्योग्राफी हुआ, ये 3-4 सब्जेक्ट हम लोग साथ में लगा कर चलते हैं। सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, 15-20 के आसपास होते हैं, लेकिन एक टाइम में 3-4 सब्जेक्ट ही चलाई जा सकते हैं, क्योंकि 15 सब्जेक्ट का मतलब कोई चलाने का है नहीं। ठीक है, तो इंडियन जैसे ज्योग्राफी में ये टॉपिक हो गया, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो 5-6 घंटे अगर आप लगाते हैं डेली 5-6 घंटे, तो ये पूरा आपका कवरेज हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको हर दिन लगभग आधा घंटा से 1 घंटा है वो रिवीजन पे दे देना चाहिए। जैसे कि अगले दिन आपने स्टार्ट किया, ये वाला रिवीजन पहले ही कर लें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है रिवीजन करना, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है, कोर चीज़ है। और जैसे आपने 1 हफ्ते का या 10 दिन का कोर्स कर लिया, फिर आप रिवीजन सारे का करें। रिवीजन को मेन आधार बनाए। रिवीजन और प्रैक्टिस से सिलेक्शन होते हैं, नॉलेज बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मान लो ये मोरियन आर्ट, बाकी चीज़ें आर्ट वगैरह हो गई या साइंस हो गई, तो 4 टॉपिक के आसपास है। आर्ट एंड कल्चर ये हो गया ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी और फिजिक्स होगी। तो ऐसे करके 4-4 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट है, एज पर सिचुएशन है, वो आगे आपको चलेंगे 5-6 महीने तक। ठीक है, ये जो कोर्स है वो 2020 के लिए कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। और ज्वाइन कैसे करना है, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ये नंबर है। और जब वेबसाइट पे जाएंगे हमारी, ठीक है, तो उसके ऊपर वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, बलजीतढाका.com ये वेबसाइट है। जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे बलजीतढाका.com ये लिखा हुआ है, ये फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है। और जब आप इस पे विजिट करेंगे तो आवर कोर्सेज पे जा सकते हैं या HS 2020 पे जा सकते हैं। जब आप आवर कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको जो ये होम पेज है उस पे भी आपको यही नजर आएगी चीजें। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना है, फ्रंटियर आई HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और इसमें 25,000 फीस दी हुई है, लेकिन नीचे आपको काट कर 12,500 रुपए दी हुई है, सेल लिखी हुई है यहाँ पे। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो ऐसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको ये नजर आएगा। उसके बाद क्या करना है, आप इस पे ऐड टू कार्ट करेंगे। जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। इससे पहले आपको अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, लॉगिन कर लिया, या अकाउंट वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जिससे कि आपकी पूरी डिटेल आ जाए। ठीक है, उसके बाद व्यू कार्ट में जाना है आपको। जब आप व्यू कार्ट में जाएंगे, ठीक है, तो व्यू कार्ट में जाने के बाद में आपको ये इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। आपको प्रोसीड टू चेकआउट है, ये करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ से आप इसके पूरी डिटेल मांगेगा ये यहाँ पे आपसे। तो आप अपनी डिटेल है, नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो देना है। उसके बाद यहाँ से कैश फ्री लिखा हुआ, नीचे प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ, ये फिर आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जो आपका बैंक का अकाउंट है वहाँ जो बैंक जहाँ से आप पेमेंट करते हैं वहाँ उस दिशा में ले जा रहा है ये आपको। आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, कौन से में आपका बैंक है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट्स कैसे आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बैंकिंग के जो पूरे जितने भी बैंक है वो सारे अवेलेबल है। यहाँ पे 12,500 लिखा हुआ है। जैसे आप आगे करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HDFC बैंक लिखा हुआ है, पे आगे किया तो ये आपको HDFC जो बैंक है आपका उस तरफ ले जाएगा। देखिए ये इस तरह से ले जाता है HDFC बैंक की तरफ है। तो आगे आपको फिर जो एक्शन होता है बैंक में, नेट बैंकिंग वगैरह आप जैसे करते हैं उसी हिसाब से आपको फिर करना है। तो आपकी पेमेंट है वो इमीडिएटली हो जाएगी। उसके बाद हमारी टीम है वो 1 से 2 घंटे वर्किंग आवर्स होता है 9 से 5 बजे के बीच में। अगर आपने रात को पेमेंट की है तो अगले दिन सुबह आपको वो आपका डैशबोर्ड ईमेल के जरिए आपके अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में वो भेजेंगे। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने वो डैशबोर्ड दिखाया था उस तरह से आपको पूरा डैशबोर्ड है वो नजर आएगा। तो इस तरह से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।